शरीर रूपधारी जो मन है दोस्तों, उसकी जो जगत में यात्रा है वो एक विशेष कालखंड तक ही सीमित है। एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में कोई भी व्यक्ति इस धरा पे शाश्वत नहीं है। जो आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो दोस्तों, यहाँ पे एक विशेष कालखंड तक के लिए आप शरीर और मन के धारक हैं। कुछ बातें मूलभूत हैं, मौलिक हैं। यही कि हम शरीर को धारण क्यों करते हैं, हम इस जगत में स्थित हैं, कुछ विशेष भूमिकाओं में हैं। क्या इससे पहले भी हम इस जगत में आए थे? तो जब आए थे तो किस भूमिका में थे? या इस जगत को हम छोड़ के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारा शरीर और मन इस जगत के आईने में अभी सच है, लेकिन अतीत में जो जगत रहा उसमें हमारे शरीर और मन की क्या स्थिति थी, या भविष्य में हम क्या होने वाले हैं। ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है? क्या आत्मा शरीर को त्यागने के बाद परमात्मा में मिल जाती है, या आत्मा का और भी कोई लोक है? ये रहस्य भरे प्रश्न हर युगों में लोगों की जिज्ञासा के केंद्र रहे, लोगों को परेशान करते रहे। एक कालखंड ऐसा था कि एक युवराज को साधु बनने के लिए विवश किया, फकीर बनने को विवश किया। भगवान बुद्ध के सामने भी यही प्रश्न थे कि हमारे शरीर का क्षरण क्यों होता है? क्या अच्छा खासा दिखने वाला इंसान बूढ़ा क्यों होता है? शरीर बीमार क्यों होता है? क्या एक दिन हम भी इस शरीर को त्याग देंगे? क्या एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे? क्या फूल सी कोमल हमारी ये रानी यशोधरा भी एक दिन बूढ़ी हो जाएगी? क्या हम दोनों इस शरीर से जुदा हो जाएंगे, और अगर हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये ऐसे मौलिक प्रश्न थे जो पहले भी थे, उसके बाद जो चिंतक और मनीषी हुए उनके पास भी थे, आज भी ये प्रश्न हैं, और आने वाले कालखंड में भी ये प्रश्न रहेंगे। तो प्रश्न उठता है कि मौलिक विचार क्या है? दोस्तों, रहस्य से भरी ये बातें हिंदी के सुविख्यात सुप्रसिद्ध कवि, राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर के ज़हन में भी आई, और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कविता इस विषय पर लिख डाली। एक कविता की दिनकर साहब ने रचना किया, और उस कविता का दोस्तों शीर्षक है, मैं माध्यम हूँ, मौलिक विचार नहीं। आज इसी कविता का कवि हृदय दर्पण के माध्यम से हम पाठ करने जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध से लेकर महावीर से लेकर के आज जो भी युग दृष्टा, चिंतक, मनीषी, संत, विद्वान जन हैं, वो सारी की सारी जो समस्याएं थी, ऐसा नहीं था कि भगवान बुद्ध से पहले चिंतक मनीषी नहीं हुए। तो जो भी मौलिक बातें हैं वो निर्वात में पैदा नहीं होती,
वो एक ज़माने में एक विशेष कालखंड में पैदा हुई और वो ट्रांसमिट यानी हस्तांतरित होती हुई अन्य कालखंडों में भी ऐसे ही चली आ रही हैं। यहाँ कवि के कहने का आशय है वो जो बातें थी एक विशेष कालखंड में थी वो हूबहू आज के भी कालखंड में वैसी ही हैं। उनका कोई एक प्रकार से निदान नहीं हो पाया है। आइए दोस्तों कविता का पाठ करते हैं। बहुत ही खूबसूरत अभिव्यक्ति है, बहुत ही खूबसूरत रचना है। मैं माध्यम हूँ मौलिक विचार नहीं, मैं माध्यम हूँ मौलिक विचार नहीं, कन्फ्यूशियस ने कहा। तो मौलिक विचार कहाँ मिलते हैं? खिले हुए फूल ही नए वृंतों पर दोबारा खिलते हैं। आकाश पूरी तरह छाना जा चुका है, जो कुछ जानने योग्य था पहले ही जाना जा चुका है। जिन प्रश्नों के उत्तर पहले नहीं मिले उनका मिलना आज भी मुहाल है। चिंतकों का यह हाल है कि वे पुराने प्रश्नों को नए ढंग से सजाते हैं और उन्हें ही उत्तर समझकर भीतर से फूल जाते हैं, मगर यह उत्तर नहीं प्रश्नों का हाहाकार है। जो सत्य पहले अगोचर था वह आज भी तर्कों के पार है। जी हाँ दोस्तों, जो सत्य पहले अगोचर था, जिसे नहीं जाना गया था, जो प्रकट नहीं था, वो आज भी तर्क और विज्ञान के इस युग में हम नहीं जान पाए हैं। फिर से दोस्तों एक बार कविता का हम पाठ करेंगे। मैं माध्यम हूँ मौलिक विचार नहीं, मैं माध्यम हूँ मौलिक विचार नहीं, कन्फ्यूशियस ने कहा। तो मौलिक विचार कहाँ मिलते हैं? खिले हुए फूल ही नए वृंतों पर दोबारा खिलते हैं। आकाश पूरी तरह छाना जा चुका है, जो कुछ जानने योग्य था पहले ही जाना जा चुका है। जिन प्रश्नों के उत्तर पहले नहीं मिले उनका मिलना आज भी मुहाल है। चिंतकों का यह हाल है कि वे पुराने प्रश्नों को नए ढंग से सजाते हैं और उन्हें ही उत्तर समझकर भीतर से फूल जाते हैं, मगर यह उत्तर नहीं प्रश्नों का हाहाकार है। जो सत्य पहले अगोचर था वह आज भी तर्कों के पार है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत रचना है। कन्फ्यूशियस जो कि एक बहुत बड़े चिंतक थे, दार्शनिक थे, मनीषी थे, उन्होंने ये कहा कि जो भी बातें मेरे अंदर आप खूबी देख पा रहे हैं वो मौलिक विचार नहीं, ऐसा नहीं है मेरे अंदर से इसका प्रादुर्भाव हो रहा है, मैं तो माध्यम हूँ। ये विचार पहले से चले आ रहे हैं। तो प्रश्न उठता है मौलिक विचार कहाँ मिलते हैं? खिले हुए फूल ही नए वृंतों पर दोबारा खिलते हैं। दोस्तों नए तने पर जो खिला हुआ कोई फूल है, आखिर उसके अंदर सीड्स छुपे हैं, बीज छुपे हैं, और वो खिला हुआ पुष्प जब अपनी सुवास जमीन में छोड़ता है, अपने चिन्ह छोड़ता है, तो नए अंकुर फूटते हैं, नए तने होते हैं, फिर उस पे ही फूल आते हैं। कहने का आशय ये है कि कोई विचारक, दार्शनिक, मनीषी, संत जब अपने शरीर को छोड़ता है तो अपने जो विचार है, अपने जो भाव है, अपना जो जीवन दर्शन है, अपनी जो विचारधारा है, उसको अपने जो मातहत रहते हैं, जो शिष्य रहते हैं, जो उसके अनुयायी रहते हैं, उनको वो दे करके जाता है। तो मौलिक विचार कहाँ मिलते हैं? खिले हुए फूल ही नए वृंतों पर दोबारा खिलते हैं। आकाश पूरी तरह छाना जा चुका है, जो कुछ जानने योग्य था पहले ही जाना जा चुका है। आज के युग में हम कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं। जो कुछ जानने योग्य था पहले ही जाना जा चुका है। जिन प्रश्नों के उत्तर पहले नहीं मिले उनका मिलना आज भी मुहाल है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जो शरीर है इस युग में जो हम इस कालखंड में जी रहे हैं, पहले था या नहीं, या शरीर जब इस मिट्टी में मिल जाएगा तो हम किस लोक में कहाँ जाएंगे, आखिर हम परमात्मा से मिल भी पाएंगे या नहीं मिलेंगे, हमारा कौन सा लोक होगा, या अगर हम
मिट्टी में मिल गए, परमात्मा में मिल गए, हमारा रीबर्थ हुआ तो हमारी कौन सी भूमिका होगी। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आज भी नहीं मिला है। चिंतकों का यह हाल है कि वे पुराने प्रश्नों को नए ढंग से सजाते हैं और उन्हें ही उत्तर समझकर भीतर से फूल जाते हैं। कहने का आशय ये है कि विज्ञान और तकनीकी में हम चाहे जितना आगे चले जाएं, चिंतक जो पहले प्रश्न थे उन्हीं प्रश्नों को नए तौर तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उसी को आंसर समझ करके अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं। मगर यह उत्तर नहीं, कविवर कहते हैं ये उत्तर नहीं, प्रश्नों का हाहाकार है। ये नए प्रश्न हैं। जो सत्य पहले अगोचर था, जो सत्य पहले भी अप्रकट था, अगोचर था, वह आज भी तर्कों के पार है। उसको आज भी आप तर्कों के सहारे नहीं जान सकते हैं। तो दोस्तों ये रही कविता और इसकी प्रस्तुति। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको भाव कविता का समझ में आया होगा। ये समझ में आया है तो कविता को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपके लिए नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।